Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are keeping well. This side Bhavna, I am chartered accountant by profession. फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू किन किन व्यूअर्स को इस वीडियो से बेनिफिट होगा. सबसे पहले, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर है लाइक कैपिटल, एसेट, ड्राइंग, लाइबिलिटीज़, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर है तभी आप इस वीडियो को देखो, तभी आपको इस वीडियो से बेनिफिट होगा. आपको जो भी मैं इस वीडियो में अंडरस्टैंड करवाऊंगी आपको वो ढंग से समझ आएगा. अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप उन टर्म्स को क्लियर करो. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के 2 पार्ट्स बनाए हैं जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी. ये है राम. ये राम का बिजनेस है मास्क मैन्युफैक्चरिंग का. राम ने इस बिजनेस में 20,000 प्लस फोन डाला है. इन शॉर्ट आप कह सकते हो इन्वेस्ट किया है. हमेशा हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में भी कि राम अलग है, बिजनेस अलग है. राम और बिजनेस ये दोनों एक अलग अलग, इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है. देन अमर, अकबर, एंथनी. अमर ने बिजनेस को 10,000 रुपीज़ दिए, अकबर ने बिजनेस को 15,000 रुपीज़ दिए और एंथनी ने बिजनेस को 5,000 रुपीज़ का क्लोथ दिया है मास्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए. नाउ हम समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये होता क्या है और इसकी हमें नीड मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लेकर आए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्यों बनाए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है क्या ये. तो देखो, अब राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है. क्यों किया है राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट? टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए. अब ये प्रॉफिट अर्न तो कर रहा है. प्रॉफिट का क्या मतलब है? फायदा. ये हमें कैसे पता चलेगा कि राम प्रॉफिट अर्न कर रहा है? अगर इसने एक मास्क 10 रुपीज़ में बेचा, ठीक है, और इसने वो मास्क बनाने में इसको 8 रुपीज़ लगे, तो 2 रुपीज़ का क्या है? इसका प्रॉफिट है. लेकिन इस प्रॉफिट को ये कैसे दिखाएगा? ये दिखाएगा कि इसका रेवेन्यू कितना है, इसका एक्सपेंस कितना है, देन इसका प्रॉफिट इतना है. तो एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसको आप लोग कह सकते हो अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो. ये एक स्टेटमेंट बनाएगा जिससे ये अपना प्रॉफिट दिखाएगा. अब एक बात बताओ, क्या इस बिजनेस के प्रॉफिट में, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, राम की बात नहीं कर रहे, इस बिजनेस के प्रॉफिट में सिर्फ राम ही इंटरेस्टेड होगा? राम कौन है? बिजनेस का ऑनर. सिर्फ राम इंटरेस्टेड होगा या अमर, अकबर, एंथनी भी इंटरेस्टेड होंगे? क्यों इंटरेस्टेड होंगे अमर, अकबर, एंथनी? क्योंकि इन्होंने बिजनेस को पैसे तो दे दिए, 10,000 रुपीज़ का लोन दे दिया, 15,000 का लोन दे दिया. अगर इस बिजनेस ने अर्न नहीं किया, प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो इनको पैसे कैसे वापस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो इस बिजनेस को इसके स्टेटमेंट में, इसके अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ये बिजनेस बना रहा है, अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, उसमें कौन कौन इंटरेस्टेड होगा? उसमें इंटरेस्टेड होगा ऑनर जो कि है राम. उसमें इंटरेस्टेड होगा बैंकर, अगर इसने किसी बैंक से लोन लिया होगा बैंकर, या फिर इन्वेस्टर जिसने इस बिजनेस में पैसा लगाया है, या फिर क्रेडिटर कौन है इस केस में? एंथनी ने क्लोथ दिया है 5,000 का और एंथनी को बिजनेस 5,000 रुपीज़ देगा, तो क्रेडिटर कौन है? एंथनी. या फिर और कौन इंटरेस्टेड हो सकता है इस बिजनेस में? गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी? गवर्नमेंट ने, जैसे ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि यार मुझे टैक्स दो, ठीक है. तो इस बिजनेस में ना सिर्फ और सिर्फ राम इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि देयर आर फ्यू अदर पार्टीज जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, वो सब इंटरेस्टेड हैं. सबको देखना है कितना रेवेन्यू है, कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हर किसी को जानना है, ठीक है. अब अगर राम इस अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और अगर वो लेके गया बैंकर के पास, बैंकर कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा हुआ है, या इन्वेस्टर कहेगा कि यार ये तुमने प्रॉफिट 2 रुपये का दिखाया है, मुझे तो पर यूनिट प्रॉफिट नहीं देखना, मुझे देखना है तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना है, ठीक है. या फिर कोई कह देगा कि यार मुझे जो है इंटरेस्ट नहीं, मुझे यार समझ नहीं आ रहा आपने क्या बना के दे दिया, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, मुझे तो एक्सपेंस का भी ब्रेकअप चाहिए. मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस
आ सकते हैं। क्योंकि बिकॉज हर किसी का अलग परसेप्शन है, हर किसी का एक अलग तरीका है अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, अगर हमें इन सबको एक लाइन पर लेके आना है, इन सबको हमें एक जगह लेकर आना है कि गवर्नमेंट, ऑनर, बैंकर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर सब जो है एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे हो सकता है ये हो सकता है अगर हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हो कि एक सेट ऑफ रूल्स से अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाएं। अगर हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट को एक लैंग्वेज दे देंगे या एक कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेंगे, और वो रूल्स गवर्नमेंट को भी पता हो, ऑनर को भी पता हो, बैंकर को भी पता हो, इन्वेस्टर को भी पता हो और क्रेडिटर को भी पता हो, अगर सबको वो रूल्स पता होंगे और अगर बिजनेस अपने अकाउंट्स को उन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाता है, तो क्या गवर्नमेंट बिजनेस से कुछ क्वेश्चन करेगी या ऑनर बिजनेस से कुछ क्वेश्चन करेगा? बैंकर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर कोई भी बिजनेस से कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये लैंग्वेज पता है, सबको ये रूल्स पता है। तो देखो, तभी जो है वो हम लेकर आए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? ये एक लैंग्वेज है, ये एक रूल्स है जो कि हर कोई जानता है और हर कोई फॉलो करता है, तभी तो पूरे ग्लोब में अकाउंटिंग सेम होती है। अगर ऐसा बिजनेस राम का है, सपोज ऐसे 100 बिजनेस होंगे, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, मारुति, या फिर आप कोई भी ब्रांड ले लो, नाइकी, या जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज आप ले लो, रिलायंस, तो सब अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुछ एक लैंग्वेज पे बनाते हैं या कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, सो दैट उनको अगर कोई भी देखे तो वो जो है इसको समझ पाए। आप लोग भी जब अपने अकाउंट स्टडी कर लोगे तो आप भी अगर उनके अकाउंटिंग स्टेटमेंट को उठाओगे तो आप समझ पाओगे कि वो क्या बना रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट कैसे दिखा रहे हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो भी लैंग्वेज, जो भी रूल्स फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर उसको हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं गैप। गैप का क्या फुल फॉर्म है? गैप का फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? ओके गाइस, नाउ हम डिस्कस करते हैं गैप होता क्या है। गैप क्या क्या मतलब है कि कुछ ऐसे रूल्स, गैप को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स जो जितने भी वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे गाइडलाइंस जो कि वो यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अब ये गैप क्या है? ये गैप ही तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये गैप ही तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। नाउ ये डेवलप कैसे हुआ? डेवलप कैसे हुआ? कैसे बना ये गैप? कैसे ये गाइडलाइंस बनी या कैसे ये रूल्स बने? देखो, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, बहुत सारे गवर्नमेंट ने, या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कि इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सब लोगों ने डिस्कस करा, इन सब ने डिस्कस करा कि हम एक रूल्स लेकर आए जो कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, या फिर इन्होंने अपने यूज़ करके बताया, या फिर इनको लगा कि एक बिजनेस को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या एक इन्वेस्टर को क्या क्या देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रूल्स को डिज़ाइन किया गया। ये कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री के रूल्स जैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये टेक्निकली टेस्टेड है, किसी लेबोरेटरी में टेस्टेड है, ये एक्सपीरियंस से, यूसेज से, कॉमन बिलीफ से जो है बनाए गए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकते। एज एंड व्हेन जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगती है, हमें लगता है कि यार इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, उसको और भी रेशोज भी देखने हैं, उसको एनालिसिस के लिए और भी बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम उसको अमेंड कर देते हैं। कौन अमेंड करता है? इंडिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि उसने रूल्स निकाले हुए हैं उसको अमेंड कर सकता है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले हुए हैं वो उसको अमेंड कर सकती है। सो दीज आर सम बेसिक, कि आपको समझ आए कि क्यों आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन।
ओके फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। होता क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? इट इज़ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है? रूल्स है या गाइडलाइंस हैं। क्यों बनी है? डेवलप हुई हैं। क्यों? टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कि जो भी बनाए अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वो सब एक जैसे बनाएं, यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई भी समझ रहा है ऑनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, तो उसको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो किसकी? ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ आप इसके करेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखो। ये मैनमेड है, हम लोगों ने ही बनाए हैं, नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। ये कोई फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो कि रहेगा ही रहेगा। इट इज़ नॉट स्टैटिक। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रूल है तो रूल बन गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चेंज हो सकता है, इट इज़ बाउंड टू चेंज। क्यों? क्योंकि ये डेवलप हुए हैं बेसिस द यूसेज। हमने यूज़ करा, हमें पता चला कि ये होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ज़रूरी है। हमें एक्सपीरियंस था या कोई प्रोफेशनल बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या गवर्नमेंट ने निकाल दिए, तो ये जो है चेंज हो सकते हैं। फाइन, नाउ ये आपने समझ लिया कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्यों थी और वो होते क्या हैं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या टाइप्स हैं। यस फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप्स के होते हैं। वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या जिसे हम एजम्पशंस भी कहते हैं, और सेकंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होता है कि अगर कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस में ये एजम्पशंस, मतलब कि ये हम मान ही लेंगे कि ये उस बिजनेस ने फॉलो किया होगा। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। Now we will discuss accounting concepts या assumptions. Let's move on. Okay friends, let's start with our first concept. हमारा first concept है business entity concept. ये आपको already पता है क्या है कि business और owner हमेशा अलग अलग है, दोनों अलग अलग entities हैं, दोनों की अलग अलग identities हैं। राम और business, राम का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस का राम से कोई लेना देना नहीं है। अब राम ने बिजनेस में 20,000 और फोन डाला, तो इसको हमने क्या स्टडी किया था? इसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, और राम को जब रिक्वायरमेंट पड़ी, उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसने बिजनेस से 10,000 रुपीज और सपोज 100 मास्क अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। राम के अपने पर्सनल क्या होंगे? राम का अपना पर्सनल कार होगी, राम की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, राम की पर्सनल कैश होगा, राम का जो भी पर्सनल होगा वो बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही ये कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली कैसे देखोगे? जैसे जितनी भी कंपनीज है, मारुति, प्यूमा, डोमिनोज या कोई भी बड़ा कंपनी ले लो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, ये जब भी अपने फाइनेंशियल्स बनाती हैं तो ये हमेशा ध्यान रखती हैं कि इनका बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। अब डोमिनोज है, अब डोमिनोज का जो भी ऑनर है उसका अपना भी प्रॉपर्टी होगी, उसके पास अपनी कार होगी, उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उसके पास अपना फर्नीचर होगा, उसके पास हर चीज अपनी होगी। तो क्या वो बिजनेस की है? नहीं। बिजनेस का क्या है? जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, डाल रहा है, और उसको हम कहते हैं कैपिटल। फाइन, और जो भी बिजनेस से वो निकाल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो फाइन, क्लियर? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी। बिजनेस की एक अलग एंटिटी है विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस के जो है वो क्या होंगे? कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स होंगे जो कि राम से बिल्कुल अलग होंगे। इसका अपना प्रॉफिट होगा, अपना लॉस होगा। फाइन, नाउ वी विल मूव टू सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, नाम से मनी मेजरमेंट मतलब कि आप बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स या एक्टिविटी या हैपनिंग, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसको कब रिकॉर्ड कर सकते हो? अगर उसको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो विद एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, राम है। जैसे राम के बिजनेस में कौन है? छोटू।
छोटू इसकी हेल्प करता है मास्क बनाने में। एक दिन क्या हुआ, राम की छोटू से लड़ाई हो गई, राम ने छोटू को डांट दिया। इस चक्कर में छोटू ने सिर्फ 20 मास्क बनाए, बल्कि वो हमेशा क्या बनाता था, 30 मास्क बनाता था। छोटू ने बोला कि मेरे से सिर्फ 20 मास्क ही बन रहे हैं, मैं बना ही नहीं रहा। लड़ाई की वजह से उसने मास्क कम बनाए। ठीक है, तो क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो मनी के टर्म्स में? आप क्या बोलोगे इसको कि लड़ाई की वजह से 10 मास्क कम बने हैं तो हमारा ये लॉस हुआ है, नहीं रिकॉर्ड कर सकते। या फिर मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मारुति है। ठीक है, मारुति की स्विफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकती है, स्विफ्ट कार। अब क्या हुआ कि हुंडई जो है ना, इसके कंपटीशन में अपनी i20 लिया था। तो क्या हुआ, मारुति के जो स्विफ्ट एक महीने में 30 यूनिट्स बिकते थे, फॉर एग्जाम्पल एक सिटी में 30 यूनिट्स बिकते थे, हुंडई के i20 आने से इसके सिर्फ 12 यूनिट्स बिकने लग गए और बाकी सारी सेल शिफ्ट हो गई हुंडई पे। हर कोई मारुति की जगह हुंडई लेने लग गया। तो इस चीज को क्या आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो? बिजनेस को नुकसान हुआ है, लेकिन क्या हम इसको मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेबर की स्ट्राइक हो गई, लेबर की स्ट्राइक हो गई, ये आपने सुना ही होगा, जो लेबर हड़ताल कर देते हैं। अब लेबर ने बोला कि हम 10 दिन काम नहीं करेंगे, हमारे 10 दिन की स्ट्राइक है। क्या आप इसको मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी इवेंट को, ट्रांजैक्शन और इवेंट को आप समझो हैपनिंग से, मतलब कुछ भी होता है, कोई एक्टिविटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। आप नहीं बता सकते कि मारुति के कम यूनिट्स बिक रहे हैं हुंडई की वजह से, हुंडई आया मार्केट में, लेकिन मनी की टर्म्स से मेजर नहीं कर सकते। लेबर की स्ट्राइक हो गई या फिर फाइट हो गई, इस चक्कर में प्रोडक्शन कम हुई, इसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। और मनी में मेजर करने का ये मतलब नहीं है कि यार अच्छा हमने लड़ाई की वजह से इसने 10 यूनिट्स कम बना लिए या लेबर स्ट्राइक की वजह से हमारे इतने प्रोडक्शन नहीं हो पाए। हमें मेजर करना है विद फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब यार कोई बेस तो हो मेजर करने का। तो अगर आप मेजर कर सकते हो तभी आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, अगर आप मेजर नहीं कर सकते आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। प्रैक्टिकली इसको कैसे देखोगे? फॉर एग्जांपल मारुति का अगर कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, हुंडई आ गया, इस वजह से इसकी यूनिट्स कम हुए हैं, कम बिके हैं, तो ये इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पर्टिकुलर डे में, हम बात करते हैं 31 मार्च 2021 की, ठीक है। इस दिन आपके बिजनेस में, राम के बिजनेस में 100 मास्क पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। 500 मीटर का क्लॉथ पड़ा हुआ है, ठीक है। देन 100 मीटर का थ्रेड पड़ा हुआ है, एक मशीनरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ राम के बिजनेस में एक पर्टिकुलर डे पे ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या आप बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? 100 मास्क, 500 मीटर क्लॉथ, 100 मीटर थ्रेड, एक मशीनरी। आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज 100 मास्क की वैल्यू है 5000 रुपीज, 500 मीटर क्लॉथ की वैल्यू है 10,000 रुपीज, 100 मीटर थ्रेड की वैल्यू है 500 रुपीज, एक मशीनरी की कॉस्ट है 20,000 रुपीज। ये जितनी भी आपकी वैल्यू होगी इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। मतलब हर चीज को ना, जब भी आप बात करोगे बिजनेस की, अकाउंटेंसी की, हर चीज को आप देखोगे मनी की टर्म्स में। लड़ाई हो गई, कंपटीशन आ गया, या फिर फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, दो बिजनेस में, बिजनेस के दो एम्प्लॉयज है, एक ज्यादा अच्छा काम करता है, कितना अच्छा काम नहीं करता। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं या ये सब जितने भी सिनेरियोज हैं, उसको आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट, विच इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इसको हम गो थ्रू करते हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग which can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy. Clear? Let's move on to next concept. Okay guys, let's move on to third concept, which is accounting period concept. देखो, मैंने आपको बताया था ये है राम, ये है इसका बिजनेस, ठीक है। अब इसका बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्टेड है? अमर, अकबर
एंथनी, राम खुद, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब इसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट ने राम से टैक्स लेना है अगर उसका प्रॉफिट होगा तो। अब एक बात बताओ, अब राम अपना बिजनेस चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, तो अब क्या अमर क्या होगा 6 महीने बाद या अकबर 1.5 साल बाद पूछेगा ना, यार तेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, तू मुझे पैसे दे, प्रॉफिट होगा, मुझे मेरे 10,000 दे, 15,000 दे, तभी तो मैं तुझे और लोन दूंगा। या एंथनी कहेगा 3 महीने के बाद कि यार तू मुझे अपना प्रॉफिट तो बता, जो तेरा 5,000 रुपीज का मैंने तेरे को क्लोथ दिया है मुझे वापस दे, या मुझे बता तेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, ताकि तुझे मुझसे और भी क्लोथ परचेज करना हो तो मैं करूंगा। वैसे ही गवर्नमेंट भी पूछेगी कि प्रॉफिट क्या है। तो अगर आप इन सबको जब जब भी पूछेंगे तब प्रॉफिट बताएगा बिजनेस तो ऐसे पागल हो जाएगा। अमर ने पूछा, फिर से एक स्टेटमेंट बना रहा है प्रॉफिट बताने के लिए, अकबर ने पूछा, फिर से एक स्टेटमेंट बना रहा है, गवर्नमेंट आ गई, फिर से उस दिन के स्टेटमेंट बना रहा है। तो ऐसे जो है अकाउंटिंग नहीं होगी। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितनी भी बिजनेस की लाइफ है उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम इंटरवल्स में फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। यूजुअली क्या होता है, ये ना डिफाइन करता है लॉ। यूजुअली इनकम टैक्स ने बोला है कि आपको अपना प्रॉफिट जो है हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमें दिखाना है और इस पर टैक्स देना है। वैसे ही जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसको सेबी ने, जिसको वो रेगुलेट करता है, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि एक अथॉरिटी है जो बड़ी कंपनीज को देख रही है। उसने बोला है कि हर 3 मंथ्स में आपको अपनी प्रॉफिट हमें बताना है, ठीक है, हर 3 मंथ्स में। और वो 3 मंथ्स उन्होंने डिफाइन करे हैं, 1 अप्रैल से 30 जून, देन 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 1 जन से 31 मार्च। ऐसे 3 मंथ्स में आपको प्रॉफिट्स को बताना है अपने इन्वेस्टर्स को। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो भी यही फॉलो करता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो मतलब हर बिजनेस के ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है जो बिजनेस को बता रही है कि आप अपने प्रॉफिट्स को इस पीरियड में दिखाओगे। तो अगर अमर को देखना है, अमर मुझे कह रहा है कि मुझे यार आपका प्रॉफिट देखना है बिजनेस का, मैं कहूंगा मैं इनकम टैक्स के लिए बनाता हूँ ना बुक्स, तो आप मेरा 31 मार्च को प्रॉफिट देख लो। या फिर अगर बड़ा बिजनेस है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि आप मेरा 3 मंथ्स के बाद जब मैं प्रॉफिट्स को पब्लिश करूंगा तो जितने भी मेरे 3 मंथ्स के प्रॉफिट होंगे आप उन्हें देख लेना। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने पूरे बिजनेस को डिवाइड कर दिया लाइफ्स में सो दैट हम उसका प्रॉफिट निकाल पाए। ऐसे तो बिजनेस चलता रहेगा। अगर बिजनेस खत्म होगा, उसके एंड में हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, अमर लोन नहीं देना चाहता, अकबर लोन नहीं देना चाहता, या एंथनी सामान नहीं बेचना चाहता, तो फिर वो कैसे असर्टेन करेंगे कि वो क्या डिसीजन ले? उनको एक पीरियड तो देखना पड़ेगा ना। तो वही क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पूरे ग्लोब में वर्ल्ड वाइड हर कोई इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब ये तो बात हो गई इंडिया की। अब यूएस में क्या होता है कि आपका 1 जन टू 31 दिसंबर का ईयर है। जैसे इंडिया में हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारा सेबी है, वैसे यूएस की जो अथॉरिटी है उसने ये वाला ईयर डिफाइन किया हुआ है। तो हर कंट्री का अपने अकॉर्डिंग चलता है। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेस जो है ना वो चलता रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मास्क मैन्युफैक्चरिंग का। क्या राम ने ये सोचा कि मैं इस बिजनेस को 1 साल चला के बंद कर दूंगा? या फिर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने अपने जियो के सिम निकाले। क्या रिलायंस ने ये सोचा कि यार 1 साल या 3 महीने या 6 महीने या 2 साल या 3 साल के बाद मैं अपने जियो के बिजनेस को बंद कर दूंगा? आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सोचते हो कि हम उस बिजनेस को बंद कर देंगे।
कभी नहीं सोचते। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक चलता रहेगा, एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज इट और रिड्यूस इट सिग्निफिकेंटली। मतलब कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं होगी, जो ऑनर है बिजनेस का उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं फोकस कर रही हूँ इंटेंशन पे, कि वो बिजनेस को क्लोज कर दे या फिर उसको कम कर दे। देखो अगर बिजनेस चल नहीं रहा या बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस में जा रहा है, वो बंद हो गया या उसको बंद करना पड़ गया, वो अलग बात है। लेकिन जब मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रही हूँ तो हमेशा मेरे माइंड में क्या रहेगा कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, मेरा बिजनेस बढ़े। तो इसी वजह से अगर राम के माइंड में नहीं होता कि उसका बिजनेस ग्रो करे, क्या अमर इसे लोन देता? बिल्कुल नहीं देता। अकबर क्या इसे लोन देता? नहीं देता। एंथनी क्या क्लोथ देता? नहीं देता। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है बिजनेस को चलाना या आपका माइंड मेकअप ही नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा, तो इन्वेस्टर्स कभी भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। नाउ इसको ना समझते हैं एक और कॉन्टेक्स्ट में। अब फॉर एग्जांपल राम के बिजनेस ने मशीन खरीदी मास्क को बनाने के लिए 20,000 रुपीज की, ठीक है। तो ये मशीन राम का क्या है? एसेट है। एसेट है क्यों है? क्योंकि ये राम के पोजेशन में है और राम को एनेबल कर रही है टू गेट कैश। लेकिन इस मशीन की कोई लाइफ होगी ना? क्या ये मशीन सालों साल चलती रहेगी? कभी खराब नहीं होगी, कभी स्क्रैप नहीं होगी। एक लाइफ होगी इस मशीन की कि 5 इयर्स के बाद हमें नई मशीन लेनी पड़ेगी। ये मशीन सिर्फ 5 साल ही चल पाएगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगी। तो ये जो मशीन की लाइफ है 5 इयर्स, अगर मैं कहूँ कि मास्क को बनाने में, अगर मैं कहूँ कि राम ने सपोज 1000 मास्क बनाए, तो 1000 मास्क को बनाने में उसका खर्चा हो गया, उसकी 20,000 रुपए की मशीन लग गई। ये सही बात है या गलत बात है? गलत बात है, क्योंकि जो 1000 मास्क राम ने बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये उसने 1 साल में बनाए हैं, 1 साल में, तो 1 साल में मशीन 20,000 रुपए की लग गई? नहीं लगी। ये मशीन कितने साल चलेगी? 5 साल चलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मास्क बनाने में बिल्कुल भी मशीन नहीं लगी या मेरा मशीन का तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, वो अलग बात है, मशीन से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है अलग बात है, लेकिन ये मशीन भी तो मैंने खरीदी है, इसकी भी तो मैंने पेमेंट की है। अगर मैं कहूँ बिल्कुल भी मशीन नहीं लगी, ये भी गलत बात है। तो क्या कहना चाहिए? एक टर्म होती है अकाउंटिंग में जिससे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। इसको डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे, मैं इसको इस कॉन्सेप्ट से लिंक कराने के जितना आपको बता रही हूँ। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन कहता है कि मशीन की लाइफ है 5 साल, ठीक है, और ये मशीन कितने की खरीदी? 20,000 की। तो एक साल में कितना मशीन को हम यूज कर रहे हैं? अगर मैं कहूँ 20,000 हम यूज कर रहे हैं 5 इयर्स के लिए, तो एक साल में हम कितना यूज कर रहे हैं? 4,000 हम मशीन को इतना अप्रॉक्स यूज कर रहे हैं। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 4,000, और हमारे बुक्स में हमारा जो खर्चा होगा, जो हमारा एक्सपेंस होगा, वो कितना होगा? ये 4,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो ये मैंने आपको क्यों समझाया। अगर हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या ये लॉजिक वैलिड होता? कि अगर हम यही नहीं मानते कि हमारा बिजनेस 5 साल तक चलेगा, तो क्या हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते? या 4,000 रुपीज का ईयरली एक्सपेंस हम बुक्स में कहीं बुक करते? नहीं करते। तो बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें अमर, अकबर, एंथनी जो है लोन देते हैं या हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हमें सामान देते हैं, गुड्स देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा। क्लियर? अगर हमारा एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ना हो, तो मैंने आपको समझाया था अपने लास्ट वीडियो में कि हमारे एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, एक होते हैं नॉन करंट एसेट। सिमिलरली मैंने आपको बताई थी लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट से वैलिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अगर मान ही नहीं रहे कि हमारा बिजनेस 1 साल से ऊपर चलेगा, तो नॉन करंट का क्या मतलब हो गया? नॉन करंट का मतलब है वो है मोर देन 1 ईयर, विच इज लॉन्ग लिव्ड। तो
हमेशा अगर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कोई भी ऑनर, तो वो हमेशा ये एजम्पशन लेके चलता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा फ्यूचर में, और उसकी कोई इंटेंशन कभी नहीं होगी कि वो बिजनेस को क्लोज करे या फिर उसके ऑपरेशंस को कम कर दे। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Okay guys, let's move on to next concept which is matching concept. This concept is very very important. इसके बाद में कराऊंगी accrual concept. दोनों concept एक दूसरे से linked हैं, तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। हमने डेफिनेशन में मूव होने से पहले एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। ये है राम, इसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ये मास्क मैन्युफैक्चर करता है। हमें ना अब इसका प्रॉफिट निकालना है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का। इस पीरियड में ना राम ने अपने 10,000 मास्क, पूरे साल में इसने 10,000 मास्क बना लिए, हम एज्यूम करते हैं, और एक मास्क इसने 10 रुपीज का बेच दिया। तो इसको कितना पैसा मिला, जिसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। इसको रेवेन्यू कितने का आया, 1 लाख का। क्या ये इसका प्रॉफिट है? नहीं। हमें इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस, जो भी इसका खर्चा हुआ है, टू अराइव एट प्रॉफिट, कि कितना इसको बेनिफिट है, फायदा है। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सपेंस है जो हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेंस लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने देखा होगा या आपकी घर पे आता होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल आपका बिल आया 1 मार्च से 31 मार्च 2021 का, लास्ट महीने का आपका बिल आया, ठीक है। बिल आया आपका 2,500 रुपये महीना, ठीक है। लेकिन क्या बिल आपका जब आता है 31 मार्च हो गया, 31 मार्च को आपको पैसे देने होते हैं जिस दिन आपका बिल आता है? ऐसे नहीं होता ना, वो पहले रीडिंग लेके जाते हैं, फिर उस पीरियड का बिल आता है, फिर बिल पे होती है ड्यू डेट। सपोज इसकी ड्यू डेट थी कि आपको 15 अप्रैल 2021 तक पैसा देना है, ठीक है। अब मैंने 2,500 रुपये क्या कैश में पेमेंट कर दी 31 मार्च को? नहीं की। मैं कब तक पेमेंट कर सकती हूँ? 15 अप्रैल तक पेमेंट कर सकती हूँ, बिल की ड्यू डेट 15 अप्रैल है। लेकिन मेरा ईयर तो खत्म हो गया 31 मार्च को, लेकिन बिल की मैंने पेमेंट तो की नहीं। लेकिन इस पूरे साल में मैंने जितने भी मास्क बनाए हैं उसका 1 लाख रुपए का रेवेन्यू तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो 2,500 रुपए जिसको मैंने पे नहीं किया इस पीरियड में जिसको मैंने पे नहीं किया, ये मेरा खर्चा ही नहीं है, ऐसे मैं कह सकती हूँ? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इस का अगर रेवेन्यू ले लिया इस पूरे पीरियड का, तो मैं इस पूरे पीरियड का खर्चा क्यों नहीं लूंगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल छोटू की सैलरी। अब छोटू को राम ने बोला है कि मैं तेको सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक दूंगा, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो अब वैसे ही अगर 31 मार्च के बाद छोटू को सैलरी कब मिलेगी? 7 अप्रैल को। तो क्या छोटू को जो ये 2,000 रुपए एक महीने के देता है राम, तो लास्ट महीने का क्या खर्चा नहीं है? जब आपने उस महीने में छोटू ने लास्ट मंथ में जितने भी मास्क मैन्युफैक्चर करे उसको बेच कर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो आप एक्सपेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल करोगे। ऐसे ही आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लो मशीन, ठीक है। अब ये मशीन हमने परचेज करी मास्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए 20,000 रुपीज की, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था। तो क्या ये 20,000 रुपीज की जो मशीन परचेज की है, क्या ये मेरा पूरे साल मैंने सिर्फ 10,000 मास्क बनाए, लेकिन ये मशीन मेरी चलेगी 5 इयर्स के लिए, तो क्या ये 10,000 मास्क को बनाने का खर्चा है 20,000 रुपए? बिल्कुल नहीं। ये जो खर्चा है इसमें से कुछ पार्ट, जिसको हमने बोला था डेप्रिसिएशन, विच इज 4,000 रुपीज पर ईयर, सिर्फ उतना ही खर्चा हुआ है मेरा 1 साल का मशीन का। इतनी ही मेरी मशीन लगी है, डेप्रिशिएट हुई है, तो इसका डेप्रिसिएशन में पूरे साल का कितना रिकॉर्ड करूंगी? 4,000 रुपीज। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब लिंक्ड है मैचिंग कॉन्सेप्ट से, कि भैया अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो कॉस्ट को उससे मैच करो। ऐसे ही फर्दर मैं आपको एग्जांपल्स और समझाऊंगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। वो भी बिल्कुल इससे सिमिलर है, हम उसको लिंक करेंगे।
यस फ्रेंड्स, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको भी पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। राम के बिजनेस में राम ने 10,000 मास्क बेचे रहीम को। एक मास्क बेचा 10 रुपीज का, ठीक है। राम को रहीम से कितने पैसे लेने हैं, 1 लाख रुपए। अब राम अपना प्रॉफिट निकाल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में। इस पीरियड में इसने रहीम को 10,000 मास्क बेचे हैं, लेकिन रहीम ने अभी तक इसे सिर्फ 50,000 रुपीज दिए हैं, और रहीम ने बोला है कि 50,000 मैं तुम्हें दूंगा थोड़े टाइम बाद, मतलब 50,000 मैं तुम्हें 30 सितंबर 2021 तक दे दूंगा, जब मेरे मास्क बिकेंगे तभी तो मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या राम का रेवेन्यू इस पीरियड का सिर्फ 50,000 रुपए है जो उसे मिला है, या फिर पूरा 1 लाख रुपए है जितने का उसने मास्क बेचा है? इसका रेवेन्यू कितना है, 1 लाख, नॉट 50,000। यही हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। ये ना रेवेन्यू पे भी अप्लाई होता है और कॉस्ट पे भी। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड, या अगर कोई सर्विस बिजनेस है तो सर्विसेज आर रेंडर्ड। इट डजंट मैटर, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें कैश मिला है या नहीं मिला है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि जितना भी मेरा खर्चा होगा, जितनी भी मेरी कॉस्ट होगी, वो मेरी लिंक होनी चाहिए रेवेन्यू से। अब छोटू को मैंने पैसे अभी तक नहीं दिए थे, तो लेकिन मेरा खर्चा तो हो गया था ना उस पीरियड का, क्योंकि मैंने रेवेन्यू भी उस पीरियड का बुक कर लिया था, तो ये यही आ गया नीचे, ये मैचिंग से लिंक हो गया आपका। Expenses are recorded in the accounting period in which they match with revenue, whether cash is received or not. तो ये क्या है, नीचे वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, नीचे वाला कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग का, और ये दोनों मिला के बनते हैं एक्रूअल। तो एक्रूअल में एक तरीके से मैचिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ गाइज, अभी भी आपको ना ये नहीं पता कि रेवेन्यू हम कब रिकॉर्ड करते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके दिया कि 10,000 मास्क रहीम को दिए, एक मास्क 10 रुपए का दिया, 1 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू हो गया, लेकिन रहीम तक वो मास्क पहुंचे नहीं पहुंचे। अभी मैंने छोटू को बोला कि रहीम को मास्क दे के आओ, छोटू अभी रास्ते में था, ईयर एंड हो गया। ऐसे हमारे ऑर्डर्स होते हैं ना, कंसाइनमेंट्स दूर दूर जाते हैं, तो रास्ते में भी होते हैं लेकिन ईयर एंड हो जाता है, तो क्या हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना समझो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, उसमें आपको देन बेटर क्लैरिटी होगी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगी, जिसमें मैं रिमेनिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो रह गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं एक PDF इंसर्ट कर दूंगी जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो ब्रीफ में लिखे होंगे, सो दैट आपको फ्यूचर में डायरेक्टली आप उस PDF को रेफर कर सकते हो और आपको वीडियो को दोबारा से गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप you like this video. If you like it, please share it and subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye.